मेरे लिए वो दिन किसी खुशी से कम नहीं था जब मुझे एक बैंक में चौकीदार की नौकरी मिली थी। खुशी मुझे इस बात की थी कि मैं अब अपने माँ बाप का सहारा बनूंगा और अपनी बहन को भी खूब पढ़ाऊंगा। मेरा नाम धर्म है और मैं लखनऊ के खूबसूरत शहर का रहने वाला हूँ। मेरी एक ही लाडली बहन है जिसका नाम प्रीति है, क्योंकि प्रीति मुझसे छोटी थी, इसी वजह से वो माँ पिताजी की और मेरी लाडली थी। मेरी तो उसमें जान बसती थी। प्रीति ने हाई स्कूल बहुत अच्छे नंबरों से पास किया, क्योंकि प्रीति एक पढ़ाई में होशियार लड़की थी, इससे वो आगे पढ़ना चाहती थी। लेकिन घर के हालात इस बात की परमिशन नहीं देते थे। उन दिनों मैं भी घर में खाली बैठा था। मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी। पिताजी की एक छोटी सी किराने की दुकान थी, जिससे बड़ी मुश्किल से हमारे घर के खर्चे पूरे होते थे। घर के हालात को देखते हुए प्रीति ने आगे पढ़ाई न करने का फैसला किया था, लेकिन मैं जानता था कि वो आगे पढ़ना चाहती है। इस बारे में मैंने पिताजी से बात की तो वो बोले कि इतना पढ़कर क्या करेगी, आखिर में करने तो घर के कामकाज ही है ना। मैंने गवर्नमेंट कॉलेज का पता किया तो एडमिशन फीस 5,000 थी। मैं अपने दोस्तों से 5,000 उधार ले आया और प्रीति से बोला कि तैयार हो जाओ। तो वो बोली, भैया कहाँ जाना है? मैंने कहा तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। मैंने उसे बताया कि आज कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन करवाने चलते हैं। तो वो बोली, भैया एडमिशन फीस कहाँ से आएगी? पिताजी ने तो मना कर दिया है कि जितना पढ़ लिया है उतना काफ़ी है। तो मैं बोला, तुम फिक्र ना करो, मैं पिताजी से खुद ही बात कर लूँगा। और मैंने एडमिशन फ़ीस का भी बंदोबस्त कर लिया है। मैंने अपने कुछ दोस्तों से पैसे उधार लिए हैं। जब मैं काम पर जाने लगूँगा तो उन्हें दे दूँगा। तुम बस कॉलेज जाने की तैयारी करो और दिल लगाकर पढ़ाई करो। मैं तुम्हें बहुत ऊंचाइयों पर देखना चाहता हूँ। तो प्रीति बोली, नहीं भैया, मैं पिताजी की अनुमति के बगैर कॉलेज में एडमिशन नहीं लूँगी। रात को जब पिताजी आए तो प्रीति ने उन्हें खाना दिया। खाना खाने के बाद मैं पिताजी के पास चारपाई पर बैठ गया और बोला, पिताजी आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। तो वो बोले, बेटा हाँ बोलो, क्या बात है? मैंने कहा, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं प्रीति का कॉलेज में एडमिशन करा दूँ। आप चिंता ना करें, मैंने फ़ीस का बंदोबस्त कर लिया है। आप जानते हैं कि प्रीति को पढ़ने का कितना शौक़ है। मैं नहीं चाहता कि वो घर के हालात की वजह से अपनी इच्छाओं का गला घोट दे। बड़ा भाई होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसकी हर इच्छा को पूरा करूं और मैं इसकी इच्छा ज़रूर पूरी करूंगा। तो पिताजी बोले, देख लो धर्म बेटा। पिताजी ने जेब से निकालकर मुझे कुछ पैसे दिए। तो मैं बोला, पिताजी मेरे पास पैसे हैं, ये आप अपने पास रख लें, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आपसे ले लूँगा। मैं फ़ौरन प्रीति के पास गया और उससे कहा, सुबह तुम तैयार रहना, क्योंकि मैंने पिताजी से अनुमति ले ली है। उन्हें तुम्हारे कॉलेज जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। ये सुनकर प्रीति बहुत खुश हुई। मैंने उसे तंग करने के लिए कहा, देखो तो खुशी से कितनी मोटी हो गई हो। तो वो चिढ़ गई और मुझसे नाराज़ होती हुई कमरे से बाहर निकल गई। अगली सुबह मैं प्रीति को साथ लेकर कॉलेज गया। उसका एडमिशन करवाने के बाद हम वापस घर आ रहे तो प्रीति बोली, भैया मुझे बर्गर खाना है। हम लोग बर्गर की दुकान पर रुके। मैंने वहाँ से 2 बर्गर ऑर्डर कर दिए। मैंने दुकान वाले से कहा कि 2 बर्गर पैक कर दो। तो प्रीति बोली, बर्गर नहीं भाई, घर पर जब तक हम पहुंचेंगे तब तक बर्गर तो ठंडे हो जाएंगे, हम लोग यहीं पर बैठकर खा लेते हैं। तो मैं उसे लेकर दुकान के अंदर चला गया, जहां टेबल लगे हुए थे। हम दोनों एक टेबल के पास में पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गए। हम दोनों बर्गर खाने में व्यस्त थे। तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई हमारी तरफ देख रहा है। जब मैंने बराबर में पड़े टेबल की तरफ नज़र दौड़ाई तो उधर कुछ गुंडे नशे की हालत में प्रीति पर कुछ कमेंट्स पास कर रहे थे। इस बात पर मुझे बहुत गुस्सा आया, इसलिए मैं उन्हें सबक सिखाने के लिए उठा तो प्रीति ने मेरा हाथ पकड़ लिया। नहीं भैया, इन जैसे लोगों के मुंह नहीं लगते, चलो हम यहाँ से चलते हैं। मैं उस समय इतने गुस्से में था कि अगर प्रीति ना होती तो शायद मैं उनका खून कर देता, क्योंकि मैं अपनी बहन के बारे में इस तरह के शब्द जो वो बक रहे थे ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था। प्रीति को घर छोड़कर दोस्तों से मिलने का बहाना करके उसी बर्गर की दुकान पर गया, लेकिन मुझे वहाँ पे गुंडे नहीं मिले। उसके 2-3 दिन बाद प्रीति का कॉलेज जाना शुरू हो गया। मेरी रोज़ की रूटीन थी कि मैं सुबह प्रीति को कॉलेज छोड़ के आता और छुट्टी के टाइम लेने के लिए जाता। एक दिन छुट्टी के समय मैं प्रीति को लेने के लिए जब कॉलेज गया तो मैंने उन गुंडों में से एक को कॉलेज के बाहर देखा। लड़कियों के कॉलेज के बाहर लड़कियों की भीड़ थी, इसलिए मैं प्रीति को लेकर घर आ गया। अगले दिन प्रीति को कॉलेज छोड़ने के बाद मैंने सोचा कि आज छुट्टी से पहले प्रीति के कॉलेज के बाहर जाऊंगा। अगर मुझे वही गुंडा दिखाई दिया तो मैं उसकी खूब धुलाई करूंगा। प्रीति को कॉलेज छोड़ने के बाद जब मैं वापस घर आ रहा था तो रास्ते में मुझे एक मेरा दोस्त मिला। उसने कहा कि एक जगह काम के लिए एक हेल्पर की ज़रूरत है, तुम वहाँ पर पता कर लो, हो सकता है तुम्हारा काम बन जाए, लेकिन उसके लिए तुम्हें आज ही जाना होगा, ये ना हो कि वो किसी और को काम दे दें। मैं उधर से सीधा काम का पता करने के लिए चला गया। मुझे टाइम का पता ही ना चला। जब मैंने टाइम देखा तो 2 बज रहे थे। मैं जल्दी से प्रीति को लेने के लिए चला गया, क्योंकि मैं पहले से लेट हो गया था। जब मैं कॉलेज पहुंचा तो ये देखकर मेरे गुस्से की हद न रही
कि उन गुंडों में से एक लड़का जिसका नाम आशु था प्रीति के पास खड़ा बातें कर रहा था और प्रीति इस कदर घबराई हुई थी कि उसके पसीने छूट रहे थे। मैंने उस लड़के को उसके कॉलर से पकड़ लिया और एक जोरदार तमाचा उसके मुंह पर मारा। बदले में वो भी मुझे मारने लगा। प्रीति उसके आगे हाथ जोड़ने लग गई कि भगवान के लिए मेरे भाई को छोड़ दो। वो बोला, एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हारी बहन से प्यार करता हूँ और मैं इसे हासिल करके ही रहूँगा। मैं इसे तब से पसंद करता हूँ जब मैंने इसे बर्गर की दुकान पर देखा था। मैं बोला, अपनी जुबान बंद रखो, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा अगर तुमने मेरी बहन की तरफ आँख उठाकर भी देखा तो। वो बोला, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इनफैक्ट इस शहर में मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे सर से खून बह रहा था और खून को देखकर प्रीति पागल हो रही थी। वो मुझे बड़ी मुश्किल से खींचते हुए घर ले आई। घर जाते ही उसने मेरे सिर पर दवाई लगाई। माँ भी मेरी चोट देखकर परेशान हो गई। मैंने प्रीति को सख्ती से मना कर दिया कि इस बार में पिताजी को कुछ भी ना बताए। मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए मैं कमरे में जाकर लेट गया। कुछ देर के बाद प्रीति दूध में हल्दी डालकर मेरे लिए लेकर आई तो मेरे आगे दूध का गिलास रखते हुए बोली, भैया मैं कल से कॉलेज नहीं जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप पर कोई मुसीबत आ जाए और फिर वो किसी अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद लगता है। हम गरीब उन जैसे अमीरों का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए बेहतर यही है कि मैं कॉलेज छोड़ दूं। मेरा एक ही भाई है और मैं उसे खोना नहीं चाहती। तो मैं बोला, तुम क्यों कॉलेज छोड़ोगी? आज उसकी धुलाई कर दी है तो कल देखना वो नहीं आएगा। फिर तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हारा ये भाई अभी जिंदा है। चलो जाकर पढ़ाई करो, मैं कुछ देर आराम कर लेता हूँ। अभी मैं लेट ही रहा था कि दरवाजे पर जोर की दस्तक होने लगी। इससे पहले कि मैं उठता, माँ ने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा एक जोरदार आवाज़ से खुला। मैं जल्दी से उठकर कमरे से बाहर आया तो मेरे सामने हथियार लिए 4 आदमी खड़े थे। उनके पीछे से एक मोटा आदमी आया और मुझसे बोला, तुम्हारा ही नाम धर्म है? तो मैं बोला, जी हाँ। तो वो कहने लगा, तुमने मेरे बेटे के साथ मारपीट करके अच्छा नहीं किया। मैं तुम लोगों का इस ज़मीन पर रहना मुश्किल कर दूंगा। इतनी देर में पिताजी भी दुकान से आ गए तो वो आदमी पिताजी से बोला, अपने बेटे को संभाल कर रखो, मेरे बेटे को तुम्हारी बेटी पसंद आ गई है और ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि जिस चीज़ पर मेरे बेटे ने हाथ रखा हो और वो उसे ना मिली हो। तो मैं बोला, वो चीज़ें थी और ये मेरी बहन है। मेरे होते हुए ये नामुमकिन है और मैं बिल्कुल भी अपनी बहन का रिश्ता किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं जोड़ूंगा जो आवारा और शराबी हो। तो वो बोला, मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया हूँ, मैं बस ये बताने आया हूँ कि अगर आप लोग इज्जत से ये रिश्ता स्वीकार करेंगे तो ठीक है, वरना हमें दूसरा तरीका भी अपनाना आता है। वो आदमी हमें धमकी देते हुए वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद प्रीति ने पिछले दिनों में हुई घटनाओं के बारे में माँ और पिताजी को बता दिया। पिताजी मुझ पर गुस्सा होने लगे कि मैं पहले से ही मना करता था, लेकिन इस लड़के ने मेरी एक नहीं मानी। तुम नहीं जानते, ये आदमी और इसका बेटा इस शहर के बहुत बड़े गुंडे हैं। किसी दूसरे की जान लेना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है और बहुत से लोगों की बहन बेटियों की इज्जत बर्बाद कर चुके हैं। मैं बोला, पिताजी मेरे होते हुए कोई मेरी बहन की तरफ गलत निगाह से नहीं देख सकता। पिताजी बोले, अच्छा जाओ, जाकर आराम करो, सुबह देखते हैं कि क्या करना है। अगली सुबह प्रीति कॉलेज जाते हुए बहुत घबरा रही थी तो मैं उससे बोला, तुम परेशान क्यों हो? मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा, बस तुम टेंशन फ्री होकर पढ़ाई पर ध्यान दो और सब कुछ अपने भाई पर छोड़ दो। इस बात को काफ़ी दिन गुजर चुके थे। उसके बाद ना तो मैंने उस लड़के को कॉलेज के बाहर देखा और ना कोई हमारे घर पर आया था। मैंने सोचा कि ये लोग इस बात को भूल गए होंगे, लेकिन उस दिन के बाद से मैंने नोट किया कि पिताजी कुछ परेशान रहने लगे थे। आखिर एक दिन मैंने पूछ ही लिया कि पिताजी आप इतने परेशान क्यों रहते हैं, क्या कोई परेशानी वाली बात है? तो वो बोले, नहीं बेटा, परेशानी वाली कोई बात नहीं, बस मुझे तुम्हारे काम की चिंता है। इस सिलसिले में मैंने दिल्ली में तुम्हारे चाचा से बात की है, वो कह रहे हैं कि 1-2 दिन के अंदर वो काम का पता करके बता देंगे। मैं बोला, पिताजी आप चिंता ना करें, मैं इधर ही काम देख रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मुझे यहाँ पर ही काम मिल जाएगा और फिर अगर मैं दिल्ली चला गया तो मेरे बाद आप लोगों को कौन देखेगा? और प्रीति को भी कॉलेज छोड़ना और फिर लेकर आना होता है। तो पिताजी बोले, तुम प्रीति की फिक्र ना करो, मैं खुद ही उसे छोड़ भी आया करूँगा और लेकर भी आया करूँगा। इससे पहले मैं कुछ बोलता पिताजी बोले, अभी काम तो मिलने दो, और वैसे भी तुम्हें यहाँ पर तो काम मिलने से रहा, अगर यहाँ पर मिलना होता तो कब का मिल गया होता। 3 दिन के बाद चाचा का फ़ोन आया। वो पिताजी से बोले कि धर्म को आज ही भेज दो। तो पिताजी बोले, क्या काम मिल गया है? चाचा ने कहा कि बैंक में चौकीदार की ज़रूरत है, अगर आप ठीक समझो तो धर्म को वहाँ से रवाना कर दो। और इस तरह मैं लखनऊ से दिल्ली चला गया। वहाँ मैं चाचा के घर पे ही रहता था। सुबह होते ही नौकरी पर जाता और शाम को घर लौटता। ड्यूटी के दौरान पता ही न चलता कब शाम हो गई। मेरा सारा दिन ऐसे ही गुजरता था। बैंक में रविवार को छुट्टी होती थी। पिताजी ने जल्दी जल्दी घर आने से मना किया था। बोले कि अगर तुम हर महीने घर आया करोगे तो जो कमाओगे वो किराए में ही लग जाया करेगा और तुम्हारा हर महीने घर आना ठीक नहीं है। मैंने हामी भरते हुए कहा कि जी पिताजी, जैसे आपकी मर्जी, मैं वैसे ही करूँगा। अभी मुझे दिल्ली में आए हुए 2 हफ्ते हुए थे
कि पिताजी ने फ़ोन पर मुझे बताया कि हमने प्रीति का रिश्ता पक्का कर दिया है। मुझे ये सुनकर बड़ी हैरत हुई क्योंकि प्रीति अभी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। वो अभी बहुत छोटी थी, वो तो बस पढ़ना चाहती थी। मैंने पिताजी से कहा, पिताजी इतनी जल्दी आप प्रीति की शादी ना करें, वो अभी छोटी है। तो पिताजी बोले, लड़कियों की शादी इसी उम्र में हो जानी चाहिए, और फिर इतने अच्छे घराने से रिश्ता आया है कि मैं चाहकर भी मना नहीं कर सकता। और फिर ऐसे रिश्ते रोज़ रोज़ दरवाजे पर दस्तक नहीं देते। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे गरीब होने के बावजूद भी उन्होंने हमारी बेटी से रिश्ता किया। मैंने कहा, चलो ठीक है, जैसा आप ठीक समझें। वैसे भी माँ बाप अपनी औलाद के लिए अच्छा ही सोचते हैं। अभी इस बात को कुछ ही दिन हुए थे कि दोबारा पिताजी का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि प्रीति की शादी की डेट फिक्स हो गई है। मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ कि मेरे बगैर ही प्रीति का रिश्ता देखकर उसकी शादी की तारीख भी माँ पिताजी ने तय कर ली, क्योंकि मैं उस घर का इकलौता बेटा था और प्रीति का इकलौता भाई था। वो मेरी लाडली बहन थी। मैंने पिताजी से कुछ भी ना कहा। पिताजी बोले, मंगलवार के दिन प्रीति की शादी है, कोशिश करना कि शादी में शामिल हो सको। मैं बोला, जी पिताजी, मैं ज़रूर आऊँगा। ये भी भला कोई कहने वाली बात है। एक हफ्ता पहले ही मैंने छुट्टी की एप्लीकेशन दे दी थी, जो कि रिजेक्ट कर दी गई। छुट्टी के लिए मैंने बहुत भाग दौड़ की, लेकिन मुझे छुट्टी ना मिली। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं नौकरी छोड़कर घर चला जाऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि मुझे ये नौकरी बहुत मुश्किल से मिली थी। मैंने फ़ोन करके पिताजी को बताया कि पिताजी, मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है। तो पिताजी बोले, कोई बात नहीं, जब छुट्टी मिलेगी तब आ जाना, लेकिन नौकरी छोड़ने का सोचना भी मत, क्योंकि मैंने प्रीति की शादी के लिए बहुत सारा उधार उठा रखा है जो तुम्हें और मुझे मिलकर चुकाना है। अगर तुम वो नौकरी छोड़ दोगे तो फिर दोबारा नौकरी मिलना मुश्किल होगा, और तुम यहाँ की चिंता ना करो, यहाँ पर मैं हूँ ना, मैं सारे इंतज़ाम देख लूँगा। मैं हैरान था कि पिताजी ऐसी बातें कर रहे हैं। एक भाई अपनी बहन की शादी में शामिल नहीं हो सकता था। क्या मेरी बहन विदाई के समय मेरे साये से वंचित रहेगी? क्योंकि हर बहन बेटी की इच्छा होती है कि वो अपने भाइयों और बाप के साये में विदा हो। मुझे खुद पर गुस्सा आया कि मैं इस शहर में नौकरी के लिए आया ही क्यों था। चाचा चाची और उनकी फैमिली शादी में शामिल होने के लिए गई हुई थी। मैं ही बदकिस्मत था जो कि अपनी बहन की शादी में शामिल ना हो सका। शादी मंगलवार के दिन हो गई। मेरी छुट्टी रविवार की थी। मैंने सुबह सुबह अपना कुछ ज़रूरी सामान बैग में रखा और लखनऊ के लिए निकल पड़ा। जब मैं घर पहुंचा, दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाज़ा माँ ने खोला। मुझे देखकर माँ के चेहरे पर खुशी और घबराहट दोनों ही के साए झलक रहे थे। मैंने माँ के पैर छूने के बाद, ये जानते हुए भी कि प्रीति की शादी हो चुकी है, उसे पागलों की तरह घर में ढूंढने लगा। मुझे ऐसे प्रीति को ढूंढते हुए देखकर माँ बोली, बेटा, तू तो जानता है ना, तेरी बहन की शादी हो चुकी है और वो इस घर से विदा होकर अपने ससुराल चली गई है। मुझे प्रीति के बगैर घर बहुत खाली खाली लग रहा था। मैंने सोचा कि मैं पिताजी से अनुमति लेकर प्रीति से मिलने के लिए चला जाऊं। दोपहर के समय जब पिताजी दुकान से खाना खाने के बाद के लिए घर आए तो मैंने पिताजी से कहा, पिताजी, मैं प्रीति से मिलना चाहता हूँ। प्रीति के बगैर मेरा दिल बहुत उदास हो रहा है, मैं अपनी बहन को देखना चाहता हूँ। तो पिताजी घबराकर बोले, बेटा, तुम वहाँ क्या लेने जाओगे? जब वो इधर आएगी तो उससे मिल लेना। वो बहुत अमीर परिवार में गई है और तुम एक चौकीदार की नौकरी करते हो। ये ना हो कि तुम्हारा वहाँ जाना उन लोगों को अच्छा ना लगे और तुम्हारी वजह से तुम्हारी बहन का घर खराब हो जाए। पिताजी की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया कि क्या चौकीदार की बहन होना कोई जुर्म है कि उसकी वजह से उसकी बहन को अपने भाई से मिलने भी ना दिया जाए। मैंने पिताजी से प्रीति के घर का पता मालूम करने की कोशिश की, लेकिन मुझे उसके घर का कोई पता न मिला। आखिरकार 3 दिन घर में गुजारने के बाद मैंने अपना सामान बांधा और दिल्ली को रवाना हो गया। जब मैं बैंक गया तो मुझे पता चला कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। उसकी वजह ये थी कि मैंने छुट्टी की बजाय 3 छुट्टियाँ की थी। जब मैं बैंक से वापस चाचा के घर लौटा तो चाचा भी गुस्से में थे। वो बोले, मैंने नौकरी बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए ढूंढी थी और तुमने इसे भी हाथ से गंवा दी। मैंने चाचा से कहा, आप भी तो बहुत जानने वाले हैं, मेरा किसी और जगह काम का बंदोबस्त करा दो। अगर मुझे काम न मिला तो पिताजी बहुत गुस्सा होंगे। चाचा बोले, अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ। मुझे चाचा के घर खाली बैठे हुए 1 हफ्ता हो गया था तो मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया। उसने मुझे बताया कि वो जिस फैक्ट्री में काम करता है वहाँ पर कुछ लोगों की ज़रूरत है। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। चाचा तो घर पर नहीं थे। मैंने चाची से परमिशन ली कि चाचा को बता देना मुझे काम मिल गया है, मैं घर वापस जा रहा हूँ। मैंने वहाँ से लखनऊ जाने वाली बस पकड़ ली और घर आ गया। घर जाते ही मैंने अपना बैग रखा और अपने दोस्त से मिलने के लिए चला गया। मेरा दोस्त मुझे अपनी फैक्ट्री में ले गया। उसने मुझे अपने मालिक से मिलवाया तो वो मुझे वहाँ पर काम मिल गया। नौकरी बहुत अच्छी थी। मैं बहुत खुश था कि मुझे अपने शहर में काम मिल गया है और मुझे अब कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आने के 1 दिन बाद मैंने फैक्ट्री जाना शुरू कर दिया। फैक्ट्री का नियम ये था कि हफ्ते में 5 दिन काम करना होता और 2 दिन छुट्टी होती। मुझे घर आए हुए 2 हफ्ते हो गए थे,
लेकिन अब मैं घर जाता तो मुझे घर काट खाने को दौड़ता था। घर में जैसे रौनक बिल्कुल ही खत्म हो गई थी। मुझे प्रीति की बहुत याद आती, लेकिन मैं जब भी पिताजी से प्रीति से मिलने की बात करता तो वो मेरी बात को टाल देते कि जब बेटियों की शादी कर देते हैं तो रोज़ रोज़ उनके घर जाना अच्छा नहीं होता। मैं पिछले दिनों में प्रीति से मिलकर आया हूँ, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है। एक दिन मैंने पिताजी से छुपकर प्रीति के घर का पता मालूम कर लिया तो मुझे उसके घर का एड्रेस मिल गया। मैंने छुट्टी वाले दिन प्रीति के घर जाने का फैसला किया। छुट्टी वाले दिन मैं साफ सुथरे कपड़े पहनकर मिले हुए पते पर पहुंचा। मैं बहुत खुश था कि आज मैं अपनी बहन से मिलूंगा, क्योंकि अपनी बहन को देखे हुए मुझे 1 महीने से भी ज़्यादा गुजर चुका था। जब मैं प्रीति के घर के सामने पहुंचा तो गेट पर 2 हट्टे कट्टे गार्ड खड़े थे। घर बहुत आलीशान और खूबसूरत था। मेरे दिल में सोचा, मेरी बहन कितनी भाग्यशाली है जो इस आलीशान बंगले में रहती है। मैंने दिल में सोचा कि पिताजी सच कह रहे थे कि प्रीति बहुत अमीर परिवार में गई है और महारानी वाली ज़िंदगी गुजार रही है। जब मैं अंदर जाने लगा तो गार्ड ने मुझे रोक लिया। मैंने उनको बताया कि मैं प्रीति का भाई हूँ और उससे मिलने के लिए आया हूँ, तो गार्ड ने मुझे अंदर जाने दिया। जब मैं मेन दरवाजे के अंदर एंटर हुआ तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए और मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि ये घर तो उसी गुंडे का है और वो गुंडा कोई और नहीं, मेरी बहन का पति है। और मेरी बहन उसके सिर की मालिश कर रही थी। जब प्रीति की नज़र मुझ पर पड़ी तो उसने फ़ौरन अपने हाथ पीछे कर लिए और भागते हुए आकर मेरे सीने से लग गई। मेरी बहन का पति मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और ताना करते हुए कसते हुए बोला कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारी बहन को हासिल करके रहूँगा। देख लो, मैंने अपना कहा सच कर दिखाया और तुम कुछ भी नहीं कर सके। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे अब कुछ समझ आने लगा था कि मुझे दूसरे शहर क्यों भेजा गया और पिताजी क्यों मुझे प्रीति से मिलने नहीं दे रहे थे। मैं अपनी बहन के सिर पर मालिश करते सिर पर आशीर्वाद देते हुए वापस घर लौट आया था। घर आकर मैं बहुत रोया। माँ ने मेरे रोने की वजह पूछी तो मैंने कहा, आप लोगों ने प्रीति के साथ ऐसा क्यों किया, उसकी ज़िंदगी बर्बाद क्यों की, क्यों उस गुंडे के साथ उसकी शादी कर दी। पिताजी जो ये सब सुन रहे थे कमरे से बाहर आए और बोले, बेटा हमने जो भी किया है ठीक किया, क्योंकि अगर हम ऐसा ना करते तो हम अपने बेटे को खो देते। जिस दिन वो लोग हमारे घर पर आए थे उसके अगले दिन वो मेरी दुकान पर आए और मुझे उन्होंने ये धमकी दी कि अगर मैंने प्रीति की शादी उनके बेटे के साथ नहीं करवाई तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मैंने तुम्हें खोने के डर से प्रीति की शादी उनके बेटे से कर दी, क्योंकि अगर मैं ऐसा ना करता तो सच में वो तुम्हें कोई ना कोई नुकसान ज़रूर पहुंचाते। हम बुढ़ापे में जवान औरत का दुख नहीं देख सकते, इसलिए मैंने ठीक यही समझा कि प्रीति की शादी उस आशु से कर दूं। शादी के बाद प्रीति एक बार घर आई थी। उसने बताया कि उसके ससुराल वाले, उसका पति उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं। मैंने कहा, पिताजी आप जो मर्जी कह लें, लेकिन मुझे लगता है कि प्रीति वहाँ खुश नहीं है। और फिर वो शहर के मशहूर बदमाश गुंडे हैं, वो कैसे किसी की बहन बेटी को खुश रख सकते हैं। अगर मैं यहाँ होता तो मैं कभी भी अपनी बहन की शादी उस इंसान से नहीं होने देता। पिताजी बोले, मैंने तुम्हें इसलिए दिल्ली भेजा था ताकि तुम इस मामले से दूर रहो। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। प्रीति की शादी को 2 साल हो चुके थे। इस दौरान प्रीति 2 से 3 बार घर आई थी। 2 साल बाद उसे बेटी हुई। जब हमें पता चला कि प्रीति हॉस्पिटल में है तो हम फ़ौरन हॉस्पिटल चले गए। प्रीति की हालत बहुत सीरियस थी। डॉक्टर्स का कहना था कि उसका ब्लड प्रेशर लो हो गया है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई। लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं, वो बहुत जल्दी होश में आ जाएगी। नर्स ने बच्ची उसके बाप को देते हुए बोला, मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आपकी बच्ची सारी ज़िंदगी अपनी टांगों पर चल नहीं सकेगी। ये सुनते ही मेरी बहन का पति आशु ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। इतने में डॉक्टर आर बोले, आपके पेशेंट को होश आ गया है, अब आप उनसे मिल सकते हैं। मैं, माँ, पिताजी भागते हुए कमरे में गए तो प्रीति हमें देखकर बहुत खुश हुई। प्रीति को देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए तो वो बोली, भाई फिक्र ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी बेटी कहाँ है, क्या आपने उसे देखा है? तो मैं बोला, हाँ देखा है, बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। इतनी देर में प्रीति की सास ससुर कमरे में आए और बड़े प्यार से प्रीति का हालचाल पूछने लगे। मैं ये सब देखकर हैरान हो रहा था, क्योंकि प्रीति भी उन्हें माँ और बापूजी कहकर पुकार रही थी। प्रीति अपनी सास से बोली, माँ आशु कहाँ है और मेरी बेटी कहाँ है, मैं उसे देखना चाहती हूँ। तो उसकी सास बोली, बेटी वो कहता है कि मुझमें ही प्रीति का सामने करने की हिम्मत नहीं है। प्रीति अपने ससुर से बोली, बापूजी आप जाएं और आशु को अंदर लेकर आए। उसका ससुर गया और आशु को अपने साथ लेकर आ गया। शर्मिंदगी के मारे आशु ने अपनी नज़रें झुकाई हुई थी, क्योंकि वो प्रीति का मुजरिम था, क्योंकि वो गुंडा होने के साथ साथ नशे वाली चीज़ों का भी इस्तेमाल करता था। उसने बहुत से लोगों की बेटियों की इज्जत खराब की थी और आज जब भगवान ने उसको बेटी दी तो उसे एहसास हुआ कि एक बेटी अपने माँ बाप को कितनी प्यारी होती है। बहुत सी बेटियों की ज़िंदगी खराब की है। आशु प्रीति के सामने हाथ जोड़े खड़ा था, उससे माफ़ी मांग रहा था कि प्रीति मुझे माफ़ कर दो।
मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, शायद आज मुझे उसी की सज़ा मिली है कि मेरी बेटी पैदाइशी अपाहिज है। वो अपने माँ बाप से भी माफ़ी मांगने लगा क्योंकि उसका बाप एक अच्छा इंसान था और वो कोई बुरा काम नहीं करना चाहता था। लेकिन आशु की गुंडागर्दी की वजह से वो ना चाहते हुए भी हर बुरे काम में उसका साथ देता रहा। लेकिन उन दोनों पति पत्नी का बर्ताव प्रीति के साथ बहुत अच्छा था। वो सगे माँ बाप की तरह उससे प्यार करते थे। आशु सबके सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, मैं आप सबका मुजरिम हूँ, लेकिन आज से मैं आप सबसे वादा करता हूँ कि मैं हर बुरा काम छोड़कर एक अच्छा इंसान बन जाऊँगा। जब तक आप लोग मुझे माफ़ नहीं करेंगे, मेरा भगवान भी मुझे माफ़ नहीं करेगा। उस दिन से आशु ने हर बुरे काम से तौबा कर ली। जब प्रीति की बेटी 3 साल की हो गई तो डॉक्टर ने उम्मीद दिलाई कि प्रीति की बेटी बहुत जल्द अपने पैरों पर चल सकेगी। कुछ महीनों तक उसका इलाज चलता रहा और उसके बाद वो पूरी तरह ठीक हो गई। उस दिन आशु ने अनाथ आश्रम में खाना खिलाया। उसने हर उस लड़की से माफ़ी मांगी जिसकी उसने ज़िंदगी तबाह की थी और अब वो एक अच्छा इंसान बन चुका था। आज मेरी बहन अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है। उसे देखकर मुझे भी बहुत खुशी होती है और मैं भगवान का लाख लाख शुक्र करता हूँ कि मेरी बहन अपनी ज़िंदगी में खुश है। भगवान सबकी बहनों को ऐसे ही खुश रखे। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।